कीजिएगा, भक्त की आंखों से देखिएगा जरा, दिख रही है आपको? और स्पाइसजेट के ऊपर लोगो भी लग रहा है, दिख रही है आपको? आप लोगों का तो प्राइवेटाइजेशन हो ही चुका है, आप लोगों के जमीर का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, आपने अपने जमीर को ही बेच दिया। मैं स्पाइसजेट के ऊपर जो है वो मैं एफआईआर भी करने वाला हूँ। स्पाइसजेट की मेरे पास में वीडियो है, स्पाइसजेट के विमान से मैं यात्रा तय कर रहा था, उसकी वीडियो मैंने अपने फोन के अंदर बनाई, मुझे वहां के एयर होस्टेस ने मना भी किया, मेरे फोन में है, उसको मैं आपको थोड़ा सा आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। वो भी दिखाऊंगा कि जिसमें मैं स्पाइसजेट में वीडियो बना रहा हूँ और मेरे को एयर होस्टेस मना करती है वीडियो बनाने से, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया। हिंदुओं को पेट्रोल जो है वो 40 रुपये 50 रुपये लीटर मिल जाए, जिस प्रकार से पौने दो आंख वाला बोलता है, और जो मुस्लिम भाई हैं हमारे उनको पेट्रोल वही 100 रुपये 90 रुपये लीटर मिले। मेरी विदेश नीति मजबूत है। देश के अंदर अंधभक्त जो कि अंधभक्त हैं वो खूब गला चिल्ला कर चिल्लाते हैं कि अगर उनसे एक बार आप सवाल करेंगे ना कि मोदी जी विदेश क्यों जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो देश को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से विदेश के अंदर भारत देश के जो नौजवान छात्र हैं उनका किस प्रकार से शोषण हो रहा है, ये आपको नहीं पता होगा। एक व्यक्ति हैं हरीश जो कि इंडिया आ गए हैं अभी, मैं आपको बता दूं उन्होंने जब एनडीटीवी ने बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि मेरी मदद ना तो विदेश मंत्रालय ने की है, ना किसी कोई सरकार ने की है, और ना ही सरकार की किसी नीतियों ने करी है। दूसरी बात ये कि थाईलैंड और चाइना और जो तमाम जो विदेश हैं वहां पर मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से भारत देश के जो छात्र हैं उनका शोषण हो रहा है, ये आपको नहीं पता होगा। दूसरी बात ये कि एक खबर आपने आज से कुछ दिन पहले देखी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए नजर आए। पहली बात, सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री जी के काफिले के बीच में एम्बुलेंस कैसे आ गई? एम्बुलेंस घुसी तो घुसी कैसे? भाई आप सभी लोगों ने प्रोटोकॉल देखा होगा कि अगर प्रधानमंत्री जी निकलने वाले होते हैं या गृह मंत्री निकलने वाले होते हैं तो 15-20 मिनट पहले ही रोड को बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रधानमंत्री जी के काफिले के बीच में एम्बुलेंस कैसे आई? दूसरी बात ये कि अगर एम्बुलेंस आई तो गोदी मीडिया ने एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज था उसके परिजनों का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? वो तो हर एक चीज पे मोदी जी की वाहवाही दिखाती है। तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न कि जो मरीज उस एम्बुलेंस के अंदर था उसके परिवार ने मोदी जी को धन्यवाद क्यों नहीं दिया? ये सबसे बड़ी बात है। और चौथी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कल आपने सुना होगा कि एम्बुलेंस के अंदर जो है वो जाली नोट पकड़ा गया है, खूब सारा पैसा पकड़ा गया है। तो क्या एम्बुलेंसों को रास्ता किस लिए दिया जा रहा है? क्या इसको यहां से जोड़ा जाए? ये सवाल बड़ा अहम खड़ा होता है कि एम्बुलेंस पहली बात प्रधानमंत्री जी के काफिले में कैसे आती है। दूसरी बात ये कि एम्बुलेंस के अंदर जिस प्रकार से जाली नोट पकड़े जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात ये है कि 2020 में गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा के अंदर भी बयान ये दिया था कि लाखों करोड़ों रुपया जो है वो जाली नोट पकड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूटेगी, नकली नोटों पर लगाम लगेगा, ये जो जाली नोट होते हैं इन पर लगाम लगेगा। आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा हो रहा है? हर जगह लाखों करोड़ों रुपया नकली नोट पकड़ा जा रहा है। गुजरात के चुनाव को लेकर खरबों रुपए की नकली नोटों की खेप जो है वो पकड़ी जा रही है। कभी किसी एयरपोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जो एयरपोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा गया तो बहुत अच्छी बात है, वेल अप्रिशिएट, ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जो ड्रग्स नहीं पकड़ा जाता वो कितनों का घर और परिवार खराब करता है, ये बात आप सोच सकते हैं क्या? देश की सरकार हर जगह असफल है, तभी सरकार के राज में जगह जगह नकली नोट जा रहे हैं, एम्बुलेंसों के अंदर नकली नोट जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि गोदी मीडिया मोदी जी की तारीफ करने का और उनकी वाहवाही के लिए एक भी पॉइंट नहीं छोड़ती है। तो देश की गोदी मीडिया ने इतना बड़ा पॉइंट कैसे छोड़ दिया कि मोदी जी एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं और उसके परिजनों का गोदी मीडिया ने इंटरव्यू नहीं लिया? मोहन भागवत कह रहे हैं कि जनसंख्या पे बढ़ रही है देश में, इसका कुछ किया? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी कितने भाई हैं वो आप सभी लोगों को पता है, तो जनसंख्या की बात। दूसरी बात ये कि अगर जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या होती, जनसंख्या भुखमरी की समस्या होती, तो चाइना आज विश्व का सबसे गरीब देश होता, सबसे ज्यादा भुखमरी चाइना में हो रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सरकार जो निकम्मापन कर रही है, सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, व्यवसाय नहीं दे पा रही है, जो देश के नौजवान हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने में असफल है, उसका ठीकरा आप जनसंख्या पे फोड़ देते हैं, क्योंकि आपको कुछ और मिलता ही नहीं है। आपका काम तो सिर्फ जात, प्रांत, भाषा, रिलीजियन, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर इस देश को बांटने का और तोड़ने का है। आपका मकसद सिर्फ यही है कि आप किसी भी प्रकार से अपना चुनाव जीतें। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत देश में जगह जगह विभिन्न जगहों पर अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात यह कि हिंदी जो है वो इस देश की राजभाषा है ही है।
हिंदी तो जो लोग बोलना जानते हैं, अब मैं आप सभी लोगों के सामने अपनी बात को रखता हूं तो मैं हिंदी के रूप में तो रखता हूं, लेकिन अगर आप केरला चले जाएंगे तो आप तमिलनाडु चले जाएंगे, चेन्नई चले जाएंगे तो वहाँ साउथ की साइड जाएंगे तो आपको वहाँ कन्नड़ में वो अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, तो सब जगह भारत देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है। पंजाब चले जाएंगे तो आपको पंजाबी बोलने को मिलेगी, आप अगर मिथिला चले जाएंगे बिहार में तो मिथिलांचल सुनने को मिलेगी, आपको बिहार चले जाएंगे यूपी चले जाएंगे तो भोजपुरी सुनने को मिलेगी। तो जगह जगह विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए अनेकता में एकता वाला देश मेरा भारत है। देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है तेजी से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की ओर पढ़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से देश के अंदर हिंदुओं का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, तो क्या आप कहेंगे कि देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है? सबसे ज्यादा शोषण तो इस देश में हिंदुओं का ही हो रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक हिंदुओं के लिए क्या किया है? क्या इतनी सुविधा इस देश में है कि हिंदुओं को पेट्रोल जो है वो 40 रुपये 50 रुपये लीटर मिल जाए, जिस प्रकार से पौने 2 आंख वाला बोलता है, और जो मुस्लिम भाई हैं हमारे उनको पेट्रोल वही 100 रुपये 90 रुपये लीटर मिले? ऐसा है क्या कहीं पे? क्या सिलेंडर हिंदुओं को सस्ता मिल रहा है, मुस्लिमों को महंगा मिल रहा है? क्या ऐसा कुछ है इस देश के अंदर? दूसरी एक इंटरनेशनल पनौती है, ये जनाब ट्रंप से मिले तो ट्रंप का आप सभी लोगों ने देखा बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, उधर पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान वाले का भी बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, अभी आपने देखा कि कल इन्होंने ट्रेन का भी उद्घाटन किया था, कल परसों में, उसको भैंस ने किस प्रकार से टक्कर मारी। अब आप सोच लीजिए, भैंस जब ट्रेन को टक्कर मार रही है तो जब वो आवारा भैंसे, आवारा पशु जब किसान के खेतों में घुसते हैं तो किसान को किस प्रकार की तकलीफ का सामना करना पड़ता है, ये आप सभी लोग सोच और समझ सकते हैं। भैंस की टक्कर से ये सोच लीजिए भाई, मैं आपको बताता हूँ, इतनी मजबूती है ना भाई, कैसी बात कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अब भाई आप ये बात बताइए ना मुझे, अब ट्रेन इतनी मजबूत है, ये देख लीजिए कि भैंस की टक्कर से टूट गई। अब आप ये सोच लीजिए। मेक इन इंडिया पे आपको भरोसा नहीं है क्या? हाँ जी, मेक इन इंडिया पर, मेक इन इंडिया पे तो मुझे पूरा भरोसा है। मेक इन इंडिया का अर्थ ये है कि भारत देश के अंदर रहने वाले नौजवान भारत देश के अंदर ही जो चीज हैं, प्रोडक्ट हैं, उनका निर्माण करते हैं। मेक इन इंडिया पे तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मेक इन इंडिया की आड़ में जो दलाल घुस गए हैं, यानी जो नेता घुस गए हैं, जो कि मजबूत लोहे की जगह पे टीन वाले लोहे का इस्तेमाल करते हैं, जहां अच्छी प्लास्टिक का इस्तेमाल होना चाहिए वहां पैसा बचाने के चक्कर में लोकल प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पैसा बचाने के चक्कर में, अपनी दलाली की आड़ में, अपनी जेब भरने के चक्कर में देश की जिंदगी के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, मेरे फोन के अंदर है, और मैं बहुत ही जल्द, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही जल्द मैं स्पाइस जेट के ऊपर जो है वो मैं एफआईआर भी करने वाला हूं। स्पाइस जेट की मेरे पास में वीडियो है, स्पाइस जेट के विमान से मैं यात्रा तय कर रहा था, उसकी वीडियो मैंने अपने फ़ोन के अंदर बनाई। मुझे वहां आके एयर होस्टेस ने मना भी किया, लेकिन मैंने वीडियो बनाई, और मैं बहुत जल्द स्पाइस जेट के ऊपर जो है वो क्लेम भी करूंगा, और साथ साथ स्पाइस जेट के ऊपर एक रिट पिटिशन भी दायर करूंगा, मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज करूंगा, एफआईआर भी करूंगा, क्योंकि स्पाइस जेट के विमान से मैं यात्रा तय कर रहा था और उसकी जो कुर्सियां हैं वो कुर्सियां फट रही थी, और कोई एक कुर्सी नहीं फट रही थी, एक कुर्सी फट रही होती तो चलिए चलता भी, और भी कुर्सियां फट रही थी। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई, वो वीडियो मेरे फ़ोन में है, उसको मैं आपको थोड़ा सा आप लोगों के सामने दिखा देता हूं। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि भाई हम लोगों को विमान की कंडीशन ऊपर से दिखती है, हम तो ऊपर से ही देखते हैं, कुर्सियां तो मेन है बैठने के लिए, तो जब ऊपर से विमान की कंडीशन खराब है तो अगर अंदर इंजन में कोई कमी हो तो लोगों की जान का जिम्मा कौन लेगा? अगर मान लीजिए विमान में कोई दुर्घटना घटित हो जाती या लोगों को कुछ हो जाता तो उसकी जान का जिम्मा कौन लेता? तो जिस प्रकार से तमाम चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और जिस प्रकार से लोगों की जान के साथ में सौदा किया जा रहा है, मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले ये है स्पाइस जेट की वीडियो जो मैं आप सभी लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं, और ये एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं स्पाइस जेट की, और ये मैंने स्पाइस जेट के ऊपर लोगो भी लगा हुआ है चेयर पे, वो भी वीडियो मैंने बनाई है, और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि जिसमें मैं स्पाइस जेट में वीडियो बना रहा हूं और मेरे को एयर होस्टेस मना करती है वीडियो बनाने से, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है। देख लीजिए, अभी ये चेयर नहीं दिख रही है, अभी आपको नीचे से चेयर दिखाएंगे। अभी आपको मोदी जी की आंख से दिखेंगी तो सब आपको अच्छा ही दिखता है। ये आपने देखा होगा एयर होस्टेस जिस प्रकार से मना कर रही थी। अभी एक मैडम कहती हैं जो मोदी जी की आंख से, यानी भक्त की आंखों से देखती हैं, वो कहती हैं, सुन लीजिए मोदी जी कहां से आते हैं मैं आपको बताता हूं। जो तमाम चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ये कौन कर रहा है? आप जैसे पत्रकार करते हैं क्या प्राइवेटाइजेशन है? अब आपने दलालगिरी के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन भी शुरू कर दिया है। आप खैर, आप लोगों का तो प्राइवेटाइजेशन हो ही चुका है, आप लोगों के जमीर का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, आपने अपने जमीर को ही बेच दिया, तो आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये मैडम कह रही कि जो चेयर दिखाई है, चेयर कहाँ फट रही है, तो आपको स्पेशल ये वीडियो दिखाता हूँ। चेयर फटी देख लीजिएगा, आप इनकी आंखों से देखिएगा, देख लीजिएगा, भक्त की आंखों से देखिएगा जरा, दिख रही है आपको? और स्पाइस जेट के ऊपर लोगो भी लग रहा है, दिख रही है आपको? तो ये जो है, और ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारे देश में विमानों की हालत। निजीकरण का यही हाल हो, ये निजीकरण का यही हालत है। आप तमाम एयरपोर्ट पर जाकर देख लीजिए,
और विमानों की सरकार का जहाज बिक अभी इनको पूरी देखिए, ये देखिए पूरी रामायण खत्म हो गई, ये बेचारी पूछ रही है कि सीता ही कौन है। अभी तो समझाया आपको कि प्राइवेटाइजेशन मोदी जी कर रहे हैं या आप कर रही हैं, आप तो हंस के दिखा रही हैं। इसमें कमी अगर है तो स्पाइस जेट की है ना, मोदी जी की क्या कमी है? मोदी जी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं नहीं कर रही हैं, या आपके पिताजी कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, या आप कर रहे हैं पत्रकार प्राइवेटाइजेशन? इस सवाल का जवाब देंगी? सिर्फ सुन लीजिए, पीछे खड़े होकर हाथ में ये माइक लेकर ये करके पूरी बत्ती सी चमकाने से अच्छा है कि देश के लोगों के लिए सवाल करे जाएं। प्राइवेट सरकारी कब थी? ये तो प्राइवेट शुरू से ही। मैं आपसे कह रहा हूं सरकार इनको अपने अंडर तो ले सकती है, और जो तमाम चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये तो मैंने आपको उदाहरण दिखाया है। सरकार अगर चाहे तो क्या अपने अंडर नहीं ले सकती? मैं आपको दिखा रहा हूं कि तमाम जो कंपनियां हैं, चाहे वो रेल हो चाहे विमान हो, विमान तो सबसे बड़ी चीज है ना। मैं तो आपको विमान का उदाहरण दिया, अब आप सोचिए रेलों के अंदर की क्या स्थिति होती है, वो आप सभी को पता है कि